हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है अनुच्छेद। मतलब कि अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, मतलब ये आपको जानते हैं पॉलिटिकल का सबसे ट्रेंडिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी से मतलब अगर पॉलिटिकल में कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ अनुच्छेद में से आता है, आर्टिकल में से आता है। और जितनी भी शिफ्ट होने वाली, जैसे कोई भी एग्जाम हो, जितनी भी शिफ्ट होने उनमें से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आर्टिकल का, एक जो है सूची वाला, दोनों क्वेश्चन आते हैं, फिक्स आते हैं, बिल्कुल हर शिफ्ट में आते हैं। तो ये बहुत ही जितने महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है वो मैंने सारे इसमें कवर कराए। मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, ये मैंने पूरे ए टू जेड पूरे सारे आर्टिकल जो है मैंने इसमें ले लिए, ठीक है, लास्ट तक लिए बिल्कुल। और भाई साहब, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है, ठीक, मतलब 2 3 से 4 घंटे लग चुके हैं मुझे। मतलब इनको टाइपिंग करने में आप जानते हो कितना समय लगता है, लेकिन आपको जो एक लाइक करने में भाई साहब सिर्फ 5 सेकंड लगता है। मुझे 3 घंटे लगे ना आपको एक लाइक करने में, सिर्फ एक जो 3 सेकंड लगेगी। मैं आज इसलिए कह रहा हूँ लाइक करने की, क्योंकि भाई मैंने आज बहुत मेहनत की है, ठीक है। तो बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है और अंत तक देखना है, ठीक है। आपके इसमें बिल्कुल मैं आपके जो है 4 नंबर आप आज पक्के करवाने वाला हूँ। कितने नंबर? 4 नंबर जो है आपके, मतलब कि कोई भी एग्जाम हो उसमें 4 नंबर आपके आज पक्के होने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी को, ठीक है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, संघ एवं उसके राज्य, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग व अनुसूची, मैंने इसमें सबसे पहले टॉपिक यही लिया है। तो इसमें भाग 1 के अंदर आता है, भाग 1 के अंतर्गत आती है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जो ये है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये जो है आर्टिकल 1 से लेकर 4 जो है, मैंने आर्टिकल भी लिख दिया है कि मतलब ये भाग कौन से आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक है। तो ये 1 से 4 तक ये जो भाग 1 है। भाग जो 2 है वो है नागरिकता का, जो जिसमें जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जिसका वर्णन किया गया है। भाग 3 है वो है मौलिक अधिकार। मैंने पूरे जो है इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है सीक्वेंस में लिए, जिससे कि आप अपने नोट्स भी अच्छे तरीके से बना सको, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो आ रहे हैं, वो सारे रिलेटेड पैटर्न सारे, मतलब मैंने एक A to Z आपको जो है आर्टिकल और अनुसूची करवा रखी है, ठीक है। तो वीडियो बस लास्ट तक देखना होगा। भाग 4 है भाग 3 है मौलिक अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार में पूछा जाता है भाग 3 में कौन सा अनुसूची आती है, मतलब कि तो वो आती है मौलिक अधिकार आता है। कौन क्या आता है भाग 3 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं स्टार भी लगा देता हूँ इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता वाला भी, ये मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी है, लेकिन मैं जो स्टार भी लगा दूँ कुछ क्वेश्चनों पर, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में मतलब दोबारा रिवीजन करते समय आपको आसानी हो। भाग 4 के अंतर्गत आते हैं नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 के अंतर्गत क्या आते हैं? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व आते हैं, और जो ये है नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। भाग 4 के इसमें आते हैं मूल कर्तव्य 51 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, मतलब क्वेश्चन के रूप में ही सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, तो ये है भाग 5 के अंतर्गत आता है संघ। हमारा जो संघ जो है, संघ जो क्षेत्र है वो भाग 5 के अंतर्गत आता है, ठीक है, संघ। ये आर्टिकल जो है 52 से लेकर 151 तक सारे आर्टिकल मैंने ले रखे, आगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मैंने पहले भाग करवा रहा हूँ, जो आप जानते हो 12 भाग होते हैं। ये जो है लास्ट वाला, इसको आपको ये देखो, ये 20वां है, भाग 20 है, ये 19 लिख रखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। अगला देखो, भाग 6 राज्य। भाग 6 किस संबंधित है? राज्य संबंधित है, और आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक। भाग जो 7 है वो है संघ राज्य क्षेत्र से 239 से लेकर 242 तक, ठीक है। जो भाग 14 है वह संघ राज्य के अधीन जो जितनी सेवाएं होती है, मतलब कि जो हमारी गवर्नमेंट सेवा होती है, केंद्र की सेंटर की जितनी सेवा होती है, वो भाग 14 के अंतर्गत आता है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। तो आर्टिकल कितने से लेकर कितने तक है? 308 से लेकर 323 तक, ठीक है। भाग जो है, अगला देखो, भाग जो है 15 जो है निर्वाचन आयोग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग किसमें? भाग 15 के अंतर्गत है, ठीक है। भाग 15 के अंतर्गत क्या है? निर्वाचन आयोग है, ठीक है, इतना क्लियर। भाग 17 के अंतर्गत क्या है? राज्य भाषा है, क्या है? हमारी राज्य की जो है भाषा है, भाग 17 के अंतर्गत। और 18 के अंतर्गत क्या है? आपात उपबंध। क्या है? आपात जो उपबंध है वो 18 के अंतर्गत है। और जो भाग 20 के अंतर्गत है वो है संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 368 के अंतर्गत आता है। ये लास्ट में मैंने क्वेश्चन भी दिया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले रखे, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया नोट्स बनाइए, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ से जो मैंने आपको जो है अनुसूची तो करवा दी मैंने। आप जानते हो कि हमारे आर्टिकल में जो है 395 आर्टिकल और जो है मतलब कि और जो है 12 भाग थे, ठीक है। अब जो पहले थे, मतलब जो पुराने वाला था, अब अपडेट हो गए 22 भाग हुए, ठीक है। अब देखो,
अनुच्छेद पहला देखो, संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में पूरे मैंने इसमें ले रखे, कवर कर रखे, ठीक है। तो अनुच्छेद जो है पहला देखो, अनुच्छेद जो पहला है वो है, अनुच्छेद पहले के अंतर्गत आता है भारत राज्य का संघ है। क्या है? भारत जो है राज्यों का क्या है? संघ है, ठीक है। ये इसमें पहले अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया, ठीक है। और दूसरे अनुच्छेद में बताया गया कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान है। जो आप जानते हो, जो से जो है बांग्लादेश के जो कुछ जो 3 बीघे ज़मीन थी, इसी आर्टिकल के उसमें हमने ली थी, ठीक है। मतलब कि जो भारत के संघ के बाहर के जो इतने क्षेत्र हैं, मतलब जो भारत से सटे हुए हैं, उनको भारत जो है साझा कर सकता है अपने आप में इस आर्टिकल के तहत। किसी राज्य क्षेत्र नाम बदलने में किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन करने की संसद को शक्ति है। मतलब कि जो किसी राज्य, देखो ये क्वेश्चन बनता है कि कोई किसी भी राज्य का जो है, किसी राज्य या क्षेत्र का नाम बदलने की शक्ति किसके अंतर्गत होती है? वो संसद के अंतर्गत नहीं होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसलिए आपको ये क्या आ गया भैया, इसको मिटा देते हैं 1 सेकंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इरेजर है अपने पास, इरेजर किधर गया भैया? इरेजर गया ऊपर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं कि मतलब जो है किसी राज्य क्षेत्र का नाम बदलने और की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है, ठीक है। अनुच्छेद 5 देखो, अनुच्छेद 5 है वो नागरिकता संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद 12 है, मतलब डायरेक्ट जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो जो एग्जाम में आते हैं, जो आपको याद होनी चाहिए, वो ही मैंने इसमें सारे लिए, ठीक है। भाग जो 12 है वो राज्य शब्द की परिभाषा, मतलब राज्य शब्द की परिभाषा किसमें दी गई है? आर्टिकल जो है 12 में दी गई थी। मूल अधिकार से असंगत कानून लागू नहीं होगा। मतलब कि जो कोई जो है मूल अधिकार है, उसके असंगत कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 13 में बताया गया है। कानून के समक्ष समानता, मतलब कि हमारे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको कानून के समक्ष हमेशा वो समान रहेगा। उस कानून नज़रों में क्या रहेगा? हमेशा समान रहेगा, ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखो, जो अगला आर्टिकल वो देखो, आर्टिकल नंबर 15। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें बताया गया धर्म जाति आदि के आधार पर भेद नहीं होगा। मतलब कोई व्यक्ति धर्म जाति और इसके आधार पर उस, चाहे गवर्नमेंट की कोई योजना हो चाहे कानून हो, उसमें कोई भी भेद नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो है ये देखो, इसी के तहत हमें क्या मिलती है? जॉब मिलती है। इसमें नौकरी में किसी को भी मतलब आरक्षण जरूर दे रखा है, ST SC को या किसी और को, मतलब कि जो है EWS इनको आरक्षण दे रहेगा, लेकिन मतलब नौकरी में समानता फॉर्म जब सभी भर सकते हैं। आप उन सभी फॉर्म भरते हैं तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत भरते हैं कि नौकरी में सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 जो आर्टिकल आने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट देखे। जैसे आर्टिकल 17 का संबंध किससे? अस्पष्टता का अंत। आर्टिकल संबंध 17 में क्या है? अस्पष्टता का अंत। 18 में क्या है? 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 में उपाधियों का अंत, मतलब कोई जो है कोई उपाधि, जैसे भारत के बाहर की कोई उपाधि ले रहे तो उसका भी अंत हो जाता है, मतलब इसके तहत जो अंत होती है उपाधियों का। और 19वें में देखो अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब 3 आर्टिकल दिख रहे हैं ना आपको, 15, 16, ये 17, 18, 19, ये डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं? जैसे कि आर्टिकल 17 का संबंध किससे? स्पष्टता का अंत। मतलब आर्टिकल 17 में क्या है? स्पष्टता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में अभिव्यक्ति आज़ादी। लेकिन 19 में जो आर्टिकल है उसमें अंदर से पूछ लिया जाता है कि 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है भैया? 19 जो A में है बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। और 19 जो दूसरा, मतलब कि B, मतलब कि मैंने फर्स्ट मान लो, इसको A नहीं फर्स्ट लिख लो। तो 19 जो फर्स्ट है उसमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। सेकंड में क्या है? एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, मतलब हम जो है एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, कोई भी सभा कर सकते हैं, ठीक है। और 19 का जो तीसरा है उसमें है सभा में समूह बनाने की स्वतंत्रता है। स्वतः नहीं है, स्वतंत्रता भैया, ठीक है। स्वतंत्रता है, ठीक है। वो टाइपिंग थोड़ी सी गलती हुई। और जो 19वें का चौथा है उसमें है घूमने की आज़ादी। क्या है? घूमने की आज़ादी, ठीक है। घूमने की आज़ादी है, इसको थोड़ा सा ये हो गया है, तो देखो घूमने की आज़ादी है, ठीक है। इतना क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 19वें के चारों भी ये भी डायरेक्ट एग्जाम पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम पूछा जाता है ना, मैंने सारे इसमें लिख लिए। और भैया ये जो कंटेंट है एक किताब से नहीं, कम से कम 3-4 किताबों को मैंने मिलाकर जो, और खुद के जो नोट्स हैं उसको मिलाकर सारे को, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने इसमें ले लिए, ठीक है। और 19वें का जो 5वें में क्या है? भारत में निवास, मतलब कि हम जो लोग हैं भारत में निवास कर सकते हैं। 19वें का जो छठा है उसमें आजीविका का अधिकार, मतलब कि जो हमारे भारत के लोगों को क्या है? आजीविका का भी अधिकार है इसके तहत, ठीक है। अगला देखो
उन आर्टिकल जो 20 है इसमें क्या दिया गया है कि अपराध दोष, दोष है, दो नहीं है भैया, दोष है, सॉरी ये है दोष। ये क्या हो गया, एक सेकंड के लिए, ये क्या है, दोष है, क्या है, अपराध दोष, ठीक है। तो अपराध दोष सिद्धि के संबंध में मतलब कि कोई अपराधी हो गया तो मतलब कोई अपराधी पकड़ा गया तो उसको वह अपने दोष को सिद्ध कर रहे कि उसको मैं वो निर्दोष है, उसको सिद्ध करने के लिए उसको भी संरक्षण दिया गया है। तो ये आर्टिकल 20 में दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखो आर्टिकल जो 21 है इसमें क्या दिया गया है, आजीविका का अधिकार है। क्या, कौन सा अधिकार है, आजीविका का अधिकार। 1900 आर्टिकल जो है 21 में दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगला देखो ये 3 जो स्टार मार रहा हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपको याद तो सारे करने हैं, ठीक है, कम से कम 2-2 बार याद कर लेना है कॉपी में लिख के, लेकिन जो मैं स्टार लगा रहा हूँ उनको तो आपको एग्जाम टाइम पे बिल्कुल देख के जाना है, ठीक है। जो 21A है इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। क्या है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है जो, ठीक है, ओके। अगला देखो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, मतलब कोई गिरफ्तार कर रहे तो वह अपना वकील दलील वो मतलब कि वो अपना वकील कर सकता है, मतलब कि वो कोर्ट मतलब कि जेल से रिहा ले सकता है, बेल पर आ सकता है। इसके संबंध में संरक्षण आर्टिकल 22 में दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 23 में बताया गया है मानव तस्करी और बाल श्रम पर निषेध है। क्या है, मानव तस्करी और बाल श्रम पर निषेध बताया गया है, ठीक है। मानव की तस्करी होती है जैसे ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग वाले होते हैं, मानव तस्करी होती है उस पर, और बाल श्रम मतलब बच्चों पर जो है आप जो है काम नहीं करवा सकते, ठीक है। ये देखो आर्टिकल 24 में बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों मतलब कि जो कारखानों में कोई जो जिसमें जो कठिन कार्य हो उसमें मुश्किल कारखानों में रोक लगाई गई है। आर्टिकल अगर कोई बच्चा अगर इन कारखानों में काम करता पाया जाता तो उस कारखाने के मालिक पर, उस कारखाने पर कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। आर्टिकल 25 में क्या बताया गया, धर्म को मानने और आचरण में प्रचार, धर्म को मानने और आचरण करने और प्रचार का अधिकार, मतलब कि हम अपने तभी तो हमारे भारत देश को क्या कहते हैं, धर्मों का मतलब अलग अलग लोग धर्म पा जाते हैं, मतलब इसमें किसी पर कोई व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, ठीक है, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है शांति से, ठीक है। आर्टिकल 26 में ये भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वैसे आर्टिकल 25 इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने ये 26-27 भी पूछे जाते हैं कब सभी एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन भी दिए जाते हैं जिससे ऑप्शन एलिमिनेट किए जा सके, इसलिए मैंने ये आर्टिकल भी लिख लिए है, ठीक है। 26 में क्या बताया गया है कि धर्म का प्रबंधन का अधिकार है। 26 में क्या बताया गया है, धर्म के प्रबंधन का अधिकार, ठीक है। धर्म का प्रबंधन का अधिकार मतलब कि धर्म का हम अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। अगले में क्या बताया गया, देखो 27 में बताया गया धार्मिक कार्य के धन पर रोक कर नहीं है, मतलब कि जो हमारा जो गवर्नमेंट जो है, जो हमारे मंदिरों में जो छंडावा आता है, मतलब कि जो धार्मिक कार्य को जो धन आता है उस पर टैक्स नहीं लगता, और जैसे कोई भी जो वस्तु होते हैं उन पर टैक्स लगता है, जैसे GST CGST टैक्स लगते हैं ना, लेकिन जो धार्मिक जो कार्य को धन आता है, मतलब जो मंदिरों में चढ़ावा आता है उस पर गवर्नमेंट का टैक्स नहीं लगता, ठीक है। धार्मिक शिक्षा में उपासना उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब कोई धार्मिक शिक्षा हो रही है तो उसमें आप उपस्थित हो सकते हो, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता भी है। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो देखो 29वां आर्टिकल, अगला आर्टिकल है 29वां अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है। और आर्टिकल 30 में बताया गया है शैक्षणिक संस्था खोलने का अधिकार, मतलब कोई शैक्षणिक जो संस्था है वो खोल सकता है आर्टिकल 30 के तहत। और जो है आर्टिकल 32 में बताया गया है मूल अधिकार के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रिट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है, हमें 32 के तहत है, 32 के तहत है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और जो आर्टिकल 32 से क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है, आत्मा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कब से भी, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, आर्टिकल 32 को, ठीक है। आर्टिकल 33 देखो सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि सदस्यों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध होगा, मतलब कि जो है जो सशस्त्र बलों जितने पुलिस अधिकारी है, जो कुछ उनके जो सदस्य उन पर भी युक्त प्रबंधन होगा, मतलब उनका भी वे यूज किसी एक निश्चित तरीके से ही कर सकते हैं। आर्टिकल 34 में बताया गया है कि जब किसी क्षेत्र में विधि पर्वत और सी भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को निर्बंध, मतलब कि किसी क्षेत्र में जो कोई, ये गलत लिखा गया है, मतलब कि क्षेत्र में कोई मतलब जो है गवर्नमेंट अधिकारी तो उसका भी कोई मतलब एक प्रदत्त अधिकारी निर्बंधन, मतलब उसका एक अच्छे तरीके से
गवर्नमेंट का उनका लेगा जो होगा उसका एक निर्बंधन होगा, ठीक है। आर्टिकल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आर्टिकल 34 को आप नहीं भी करो, जब मैंने वैसे लिखा दिया, लेकिन आप जैसे लिखा होगा तो आप याद कर सकोगे, एक बार देख तो लेना, ठीक है। आर्टिकल जो 35 बताया गया है, उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान, जो उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान, ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल जो है 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत का संगठन, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का संगठन किसमें है, आर्टिकल जो है 40 के अंतर्गत किस क्या है, ग्राम पंचायत का जो है संगठन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है, ठीक है। 45 में क्या है, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा है, क्या है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किसमें, 45 में। और 48 में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 48 क्या जो है पर्यावरण का संरक्षण किसमें, 48 के अंतर्गत है, ठीक है। इसके तहत जो है हमारे पर्यावरण का संरक्षण है, और यदि कोई हमारे पर्यावरण को जो हानि पहुंचाता है तो उसके प्रति क्या कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। अनुच्छेद 51 क्या बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, क्या है अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। 51 के में क्या है, मूल कर्तव्य, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 51 के में क्या है, मूल कर्तव्य, ठीक है। 52 में क्या है, कार्यपालिका की शक्तियाँ, क्या है कार्यपालिका की शक्तियाँ, ठीक है। कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें कौन से आर्टिकल में, 52 में। आर्टिकल 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ, मतलब जो संघ, मतलब कि जो हमारा संघ क्षेत्र है, मतलब संघ जो है हमारा जो क्या सेंटर है उसकी जो है कार्यपालिका में क्या शक्तियाँ है, ठीक है, वो है बताया गया है। 54 क्या बताया, संघ की कार्यपालिका शक्ति है, और मतलब राष्ट्रपति का, और 54 क्या बताया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या बताया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, 54 में, ठीक है। और जो है 55 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, 54 में, और राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किसमें है, 55 में, और राष्ट्रपति की पदावधि किसमें, 56 में, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। 56 में क्या है, पदावधि है। और जो है 57 में क्या, पुणे नहीं है भैया, पुनः है, ये क्या है, पुनः क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पुनः, वो टाइपिंग में कब से भी गलती हो जाती है, तो इसके लिए क्षमा करना, ठीक है। आर्टिकल जो है 58 क्या है, निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ता है, क्या है, अहर्ता है। 60 में क्या है, शपथ, ये इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल के अंतर्गत लेता है, 60 के तहत। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति पर भी एक महाभियोग लगाया जा सकता है, एक निश्चित जो है स्थिति में, निश्चित परिस्थितियों में, यदि राष्ट्रपति सही काम नहीं करे तो। 63 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति हो, मतलब एक राष्ट्रपति का होगा, उपराष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम कर सकता है, ठीक है। 64 में क्या बताया गया है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, मतलब जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, प्रधान सभापति। ये क्वेश्चन ही बनता है कि जो है राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, मतलब अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष भी कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और ये और बता दो, एक क्वेश्चन और देख लो कि जो है उपराष्ट्रपति होता है उसे उसके पद की वेतन नहीं मिलता है, उसे किसका वेतन मिलता है, सभापति का वेतन मिलता है, किसका वेतन मिलता है, सभापति का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 66वां आर्टिकल है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा आर्टिकल के तहत होता है, 66 के तहत। उपराष्ट्रपति की पदावधि मतलब कितने साल का, वो मतलब कि कितने साल तक जो है उपराष्ट्रपति रहेगा, तो वो है 5 ईयर तक, कितने साल तक, 5 ईयर तक, ठीक है। राष्ट्रपति 5 ईयर का होता है। 69 में बताया गया, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान नहीं है, प्रतिज्ञान है, ठीक है भैया, ये 59 बताया गया है। 72 में क्या बताया गया, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन सा आर्टिकल के तहत है, 72 के तहत है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 72। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 74। भारत का एक महान्यायवादी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 76, मतलब भारत का एक क्या होगा, महान्यायवादी हो, 76 के तहत। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के प्रबंधन में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 59 में ये 3 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 3 79 में क्या है, संसद है। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना है। और 81 में क्या है, एक लोकसभा की संरचना है। 85 में क्या बताया गया है, संसद का सत्रावसान और विघटन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं स्टार लगा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, उनको तो आपको बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल, ठीक है। अगला देखो, आर्टिकल जो 93 में क्या बताया गया, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसके अंतर्गत आता है, मतलब किस अनुच्छेद किससे बनता है,
53 में बताया गया है उसके बारे में, ठीक है। संसद का सचिवालय 98 में बताया गया है। 100 में आर्टिकल 100 में क्या बताया गया है, विधेयक पर मत बराबरी की स्थिति और निर्णायक मत देने का अधिकार। निर्णायक मत देने का अधिकार किसमें, 100 के अंतर्गत है। 105 में क्या बताया गया है, संसद की विशेष शक्ति किसका, संसद में जो है विशेष शक्ति होती है वो किसके, कौन सा आर्टिकल में बताया गया है, 105 में। 106 में क्या बताया गया है, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, मतलब उनके कितने वेतन भत्ते होंगे। और जो है 8वां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद जो 108 है, संयुक्त अधिवेशन क्या है, एक सेकंड, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। क्या संयुक्त अधिवेशन जो है कौन सा आर्टिकल में, 108 के अंतर्गत है, ठीक है। इसको उठा लेते हैं, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कौन से में है, 108 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन मतलब संसद जो है राज्यसभा लोकसभा एक साथ कब संयुक्त अधिवेशन, जब और ये संयुक्त अधिवेशन कौन बैठवाता है, राष्ट्रपति बैठवाता है। कौन बैठवाता है भैया, ये भी लिख लेना आप, राष्ट्रपति बैठवाता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है, ठीक है। 110 में आर्टिकल 110 में क्या बताया गया, धन विधेयक। ये 3 जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 में बताया गया, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। धन विधेयक की परिभाषा 110 में बताई गई है। 112 में क्या बताया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। और 117 में बताया गया वित्तीय विधेयक। क्या बताया गया, वित्तीय विधेयक किस में बताया गया है, 117 में। फिर सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 124 में 124 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा। न्यायाधीशों का वेतन आदि 125 में, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, उच्चतम न्यायालय का जो है अभिलेख न्यायालय होगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार क्षेत्र, ये ठीक है, 131 बताया गया है मूल अधिकार क्षेत्र। तो 129 भी याद रखना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय कौन से आर्टिकल के तहत होगा, 129 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आर्टिकल अनुच्छेद 137 में क्या बताया, कानून की न्यायिक समीक्षा। कानून की न्यायिक समीक्षा किसमें बताई गई है, 137 में। उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इन पे टॉइंट है मैं पहले ही लगा देता हूँ आपको, ठीक है। 143 में 148, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के तहत होता है, 148 तहत। भारत का राज्यपाल की परिभाषा किसमें दी गई है, 152 में। जो है राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, 153 बताया गया है, ठीक है। राज्यपाल की शक्ति मतलब जो सेंटर में जो होता है वो तो होता है राष्ट्रपति, और जो राज्य में होता है वो होता है राज्यपाल, राज्यपाल होता है, ठीक है। अनुच्छेद जो है 155 में राज्यपाल की नियुक्ति बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद जो 161 है इसमें जो है राज्यपाल की क्षमताएं। 163 के अंतर्गत क्या बताया गया है, मंत्रिपरिषद, ठीक है। 164 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। एक मंत्रिपरिषद किस में बताया गया है, 163 में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और राज्यपाल का क्षमादान किस में, राष्ट्रपति का क्षमादान इंपॉर्टेंट होता है, पर इसको भी लिख लेना आप, ठीक है। 165 में क्या बताया गया, एक महाधिवक्ता होगा, मतलब राज्य सरकार, महाधिवक्ता क्या होता है, राज्य सरकार का वकील। और केंद्र सरकार का वकील कौन होता है, जो है महान्यायवादी होता है। कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता तो होता है राज्य सरकार का वकील, ठीक है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये होता है, मतलब जो जितना केंद्र का और सेंटर का जो लेखा जोखा जो रखता है ना, वो सारा कौन रखता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। जिसे कहते हैं हम CAG, क्या कहते हैं, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, CAG, ठीक है। इतना क्लियर। अगले देखो 168 में क्या बताया गया, राज्य विधानमंडल। और 169 में क्या बताया गया, विधान परिषद का गठन व समाप्ति। क्या बताई गई है, विधान परिषद की गठन व समाप्ति। 214 में क्या बताया गया, हाई कोर्ट का गठन किसके तहत है, 214 के तहत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, ठीक है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति और उस पद की शर्तें किसमें है, 217 में, ठीक है। किसमें, 217 में, ठीक है। 226 में क्या बताया गया, मूल अधिकार के संरक्षण के लिए रेट है, ठीक है। एक सेकेंड, ये आ गया, इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, साफ कर देते हैं इसको जल्दी से। ये देखो
और देखो मूल अधिकार के लिए संरक्षण के लिए रेट कौन से आर्टिकल के 226 और 233 में क्या बताया गया जिला न्यायाधीश से नियुक्ति 243 के में ग्राम सभा किसमें 243 के में 243 खेम के अंतर्गत है। पंचायत की संरचना 243 थे के अंतर्गत है। नगर पालिकाओं का गठन ठीक है 244 में है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन ठीक है 249 में है। राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने का प्रावधान ठीक है 262 में है नदी जल विवाद ठीक है। नदी जल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नदी जल विवाद वाला। नदी जल विवाद मतलब जैसे दो राज्यों के बीच में कोई नदी बह रही है तो उसमें यदि विवाद हो गया तो कौन वो किस आर्टिकल के तहत सुलझाया जाएगा 262 के तहत। और कौन सुलझाता है ये भी इंपॉर्टेंट है कौन सुलझाता है दो राज्यों का जो है वो सुलझाती है संसद ठीक है कौन सुलझाती है संसद। अगला क्वेश्चन देखो 263 में अंतर्राज्यीय परिषद 266 में संचित निधि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 266 में क्या है संचित निधि है क्या है संचित निधि किसमें है 266 के अंतर्गत है। एक सेकेंड 266 में है संचित निधि और जो आकस्मिक निधि वो नीचे आ गई स्लाइड के इसलिए मैं बता देता हूँ 267 में है आकस्मिक निधि क्या है आकस्मिक निधि ठीक है। आकस्मिक निधि तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बस संचित निधि आपको याद रखनी है 266 में ठीक है ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ठीक है इतना क्लियर। अगला देखो ये हो गया ना हाँ इतना हो गया अभी लास्ट स्लाइड है ठीक है। तो 238 ए में क्या बताया गया एससी और एसटी आयोग के बारे में 238 ए में बताया गया है ठीक है। एससी व एसटी आयोग के बारे में किस बताया गया है 238 ए में बताया गया है ठीक है। 238 ए में एसटी और एसटी आयोग के बारे में बताया गया है। 243 में क्या बताया गया है भारत की राजभाषा पर लिपि बैल लिपि ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 243 में बताई गई है ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। 343 में क्या बताया 343 में ठीक है और 345 में क्या बताया राज्य की राजभाषा किसके अंतर्गत आएगी 345 तहत। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश 351 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार जो है लिख रहे हैं लास्ट के ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पूछे जाते हैं ठीक है। ये आपको पहले लिखा देता हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है। 352 में क्या बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल मतलब जो है राष्ट्रीय आपातकाल किसके अंतर्गत बताया गया है 352 तहत। राष्ट्रपति शासन मतलब जब यदि कोई किसी राज्य का यदि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए पूर्णतः मतलब उसमें उसकी सरकार गिर जाए तो उस राज्य पर क्या लग जाता है राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये 2-3 बार लग भी चुका है पहले ठीक है। 356 में क्या बताया गया है वित्तीय आपातकाल मतलब कि यदि हमारे भारत में वित्तीय मतलब धन की कमी हो जाए तो यदि आपातकाल आ जाए तो इसके तहत जो है राष्ट्रपति और इन तीनों को कौन लगाएगा राष्ट्रपति लगाने वाला ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्रपति लगाता है राष्ट्रपति शासन भी कौन करता है राष्ट्रपति करेगा ठीक है। अब वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति लगाता है ठीक है। और 380 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन किसके तहत है 380 तक है तो ठीक है भैया। तो थैंक यू सो मच ठीक है भैया। और वीडियो को और भैया बहुत मेहनत लगती है भैया ठीक है वीडियो कंटेंट बनाने में तो ठीक है। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद ठीक है। और बस वीडियो को बस इतना करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है ठीक है और चैनल सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि यार भाई बहुत टाइम लगता है जो ये सारा आप देख सकते हो टाइपिंग करने में ये आपको लग रही होगी आधी घंटे क्लास लगेगी लेकिन इसके पीछे कम से कम 3-3 घंटे की मेहनत है ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर देना है यदि नहीं किया हो तो। और थैंक यू गुड बाय।